हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले अपना पार्ट 2 एट क्लास। जो अपना पेपर सॉल्यूशन था उसका पार्ट सेकंड करने वाले आज हम। पहले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था और उसके लगभग 14 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 से चलेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ पैरेललोग्राम रिंग, जो रिंग दिया हुआ है, इफ़ जो मेजर है मेजरमेंट ऑफ एंगल आर है वह 70 डिग्री, फाइंड ऑल अदर मेजर एंगल्स। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो ये दिया हुआ है ये एंगल का साइन है, ये ग्रेटर देन नहीं है, एंगल वाला साइन है। तो मेजरमेंट ऑफ आर इज 70 डिग्री और फाइंड अदर एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम रिंग। जो दिया हुआ है रिंग RING, ये जी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब सबसे पहले तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। जैसे कोई भी अपने पास में पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी यह वाला एक पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज, तो इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती है, भुजा होती है अपोजिट साइड वाली, जैसे ये और ये और ये और ये क्या होती है आपस में, एक तो इक्वल होगी और क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब होती है समांतर, मतलब आपस में समांतर होगी, मतलब इसको आगे बढ़ाओगे और इसको बढ़ाओगे तो आपस में कट नहीं करेगी। वैसे ही ये वाली और ये वाली दोनों आपस में कट नहीं करेगी। जैसे मैं इनको एंगल्स को नाम दे दूँ ABCD, तो इसमें एक प्रॉपर्टीज क्या होती है कि एंगल A और एंगल C जो सामने वाले हैं, जैसे B और D, ये एंगल A और एंगल B दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सामने वाले, आमने सामने वाले। वैसे ही एंगल B और एंगल D ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे। इसके अलावा जो पास वाले एंगल होते हैं, जैसे A और B पास पास में, एंगल A प्लस एंगल B ये दोनों पास में। वैसे ही एंगल B और C भी पास में, एंगल B प्लस एंगल C, और एंगल C और एंगल D भी पास पास में, एंगल C प्लस एंगल D। और देखो D और A भी पास में, तो एंगल A प्लस एंगल D। इसके अलावा और कोई सा भी अपने पास में नहीं बन रहा एंगल्स का पेयर जोड़ा। तो ये जो चारों एंगल होते हैं ना, ये वाले जो पास पास में, इनमें से कोई सा भी ले लो, इन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये एक पैरेलल की और क्या होती है, विशेषता होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है, क्वेश्चन में एंगल R दे रखा है 70 डिग्री। तो वैसे ही एंगल 9N क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। यहाँ पर एंगल N इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। अब 70 डिग्री क्यों होगा, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये क्या है, अपोसाइट एंगल है। अपोसाइट एंगल है ना, अपोसाइट एंगल है, तो N क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो अपोसाइट एंगल, या फिर लिख सकते हो सम्मुख कोण। ये क्या हो गया, इसका सम्मुख कोण हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में G और N फाइंड करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पास पास वाले एंगल, चाहे से ये वाला और ये वाला दोनों ले लो, या फिर ये वाला कोई सा भी ले लो आप, उन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ G और R को ले लेता हूँ। तो एंगल G प्लस एंगल R, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। क्यों, अभी अभी अपन ने पढ़ा ना, जो पास पास वाले एंगल होते हैं उनकी जो सम होता है उनका वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल्स ले लिए मैंने पास पास वाले। अब यहाँ पर एंगल R की वैल्यू आपको पता है 70 डिग्री, एंगल G आपको चाहिए और इसको इक्वल रख दीजिए 180 डिग्री के। अब देखिए एंगल G कैसे निकलेगा, यहाँ से LHS में अपने पास में G प्लस 70 है, RHS में 180 है। तो यहाँ से LHS से 70 डिग्री को अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और RHS में ले जाएंगे। तो RHS में ले जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और एंगल G की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 110 डिग्री। जब इसको इसमें से माइनस करोगे ना तो ये 110 डिग्री आ जाएगी, 110 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल G हो जाएगा 110। तो अब ये 110 होगा तो इसके सामने वाला भी 110 होगा ना, बिल्कुल अपोसाइट एंगल। तो एंगल G इज इक्वल टू
110 और एंगल आई भी कितना हो जाएगा 110। क्यों? इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टीज लग जाएगी? ये वाली अपोसाइट एंगल वाली प्रॉपर्टीज दोनों में लग जाएगी। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। क्या है क्वाड्रिलेटरल? अपने पास में एबीसीडी, ये देख लिया एबीसीडी है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हो, चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। ए फिगर इज मेक्ड बाई फॉर क्लोज्ड साइड्स। जो एक कोई सा भी फिगर हो वो फोर क्लोज साइड से मिलकर बना हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। हमने अभी अभी बनाया था, देखो ये रहा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। और इसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई करना हमें, इसमें बताना है कि एंगल डी प्लस एंगल बी दोनों अगर 180 डिग्री हो जाए दोनों को मिलाकर तो पैरेललोग्राम है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एंगल डी और बी दोनों का 180 होना चाहिए, तो क्या 90-90 होना चाहिए। फिर 180 होगा तो या तो 90-90 होना चाहिए, या फिर हो सकता है दूसरा और कोई ऑप्शन अपने पास में नहीं बन रहा, क्योंकि क्या सेम होते हैं दोनों। दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास में नहीं बन रहा, क्योंकि मान लो इसको अगर 100 रखोगे तो ये भी 100 होगा, या फिर कोई सा भी रखोगे तो 90-90 के अलावा और कोई सा पेयर नहीं बन रहा। तो हो सकता है एक अपन ले स्क्वायर, क्या ले स्क्वायर हो सकता है अपने पास में, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है और सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हो सकता है फिलहाल। तो यहाँ पर कैन बी, यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? कैन बी। इस वाले में फर्स्ट का आंसर हम लिख सकते हैं कैन बी ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है यदि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री आ जाए, तो एक पैरेललोग्राम हो सकता है। अब आगे देखो, इसमें बोल रहा है एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल ए एंड एंगल सी दोनों क्या है? अलग अलग है। इसकी वैल्यू दे दी 70 और इसकी दे दी 65। तो आप ही बताओ अब ये दोनों हो सकते हैं क्या पैरेललोग्राम? अभी अभी मैंने आपको बताया कि आमने सामने वाले कौन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? इक्वल नहीं आ रहे तो एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अगर इक्वल आते तो दोनों क्या हो जाते हैं? पैरेललोग्राम हो जाता। अगर ये इक्वल आते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ए पैरेललोग्राम। इट कैन बी नॉट ए पैरेललोग्राम। ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। अब हमने क्या करना है? पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है उनको, क्वाड्रिलेटरल्स को। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब हो गया चतुर्भुज, उनकी पहचान करनी है। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें क्या हो? जिसमें क्या हो? फर्स्ट में फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी चारों इक्वल क्या हो? लेंथ हो। अभी अभी मैंने बताया, अभी अभी जिसकी चारों इक्वल लेंथ होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर। और आप देख सकते हो यहाँ कोई सा भी एक ऐसा डायग्राम है क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अगर फोर साइड क्या हो? इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और एक हो सकता है रोम्बस, और क्या बोल सकते हैं उसको? रोम्बस। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग हिंदी में, और रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। लेकिन दोनों में क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टीज है दोनों की। साइड्स तो दोनों में क्या होती है? इक्वल। अगर मान लो ये वाली 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। बाकी आप सेंटीमीटर मीटर जो भी हो सकता है वो होगा इसके आगे, राइट। अब इसके आगे रोम्बस, और इसमें दोनों में हम अगर डिफरेंस की बात करें, दोनों में अंतर की बात करें, तो स्क्वायर में क्या होता है? एवरी एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। जो एवरी एंगल होता है, हर एक एंगल वो कितना होता है? 90 डिग्री का। ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला 90। लेकिन रोम्बस में क्या हो? जरूरी नहीं हो कि 90 डिग्री। रोम्बस देखो ऐसे भी हो सकता है। ये वाला रोम्बस, अब मान लो चारों भुजाएं क्या है? इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल है, बराबर है, तो ये एक रोम्बस है। लेकिन ये क्या स्क्वायर नहीं हो सकता। इसमें क्या अब जरूरी नहीं है कि इसमें ये 90 डिग्री ही हो। रोम्बस में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, अलग भी हो सकता है। लेकिन फोर साइड इक्वल होगी और वो 90 ना होकर और कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे इसी का सेकंड है फॉर राइट एंगल्स। चार
क्या हो उसमें राइट एंगल सो, 4 राइट एंगल्स। अब राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को ही बोलते हैं। तो जिसमें राइट एंगल होगा, 4 राइट एंगल होंगे, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है अपने पास में, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत में भी क्या होता है, राइट एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं और स्क्वायर में भी होता है, दोनों में होते हैं। राइट एंगल किस में होते हैं, एक तो स्क्वायर में भी होते हैं और किस में होते हैं, एक होते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत। लेकिन रेक्टेंगल और दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें 4 साइड इक्वल होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की, जैसे ये वाली और ये वाली इक्वल है और ये वाली और ये वाली इक्वल है। ये वाली इक्वल होगी और ये वाली इक्वल होगी। अगर इसको नेम दे दिया जाए तो देख लीजिए, ए बी बराबर होगी किसके, सी डी के। ए बी बराबर होगी किसके, सी डी के। इसी प्रकार बी सी किसके बराबर होगी, बी सी इक्वल होगी किसके, ए डी के। तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी रेक्टेंगल की। तो जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिसमें 4 राइट एंगल हो वो क्या हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है, एक तो स्क्वायर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का क्या बताना है अपने को, एरिया बताना है। अभी अभी मैंने बताया आपको रेक्टेंगल क्या होता है। इफ लेंथ इज 20 मीटर एंड विड्थ कितनी है, 15 मीटर, तो उसका एरिया बताना है जिसकी लेंथ तो कितनी है, 20 मीटर और विड्थ कितनी है, 15 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमारे पास में भी रेक्टेंगल है, मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। ABCD नाम दे दिया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेक्टेंगल है हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है और इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है, ये होती है लेंथ और ये होती है विड्थ, और विड्थ है 15 सेंटीमीटर। लेंथ 20 और विड्थ 15 सेंटीमीटर, 20 और 15। ये वाला क्वेश्चन अपना, लेंथ कितनी है 20 मीटर और विड्थ कितनी है 15 मीटर। मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, देखिए एरिया होता है ये अंदर वाला सरफेस जो भी है इसका, इसको बोलते हैं एरिया। तो ये फाइंड करना अपने को, जो अंदर वाली जगह है वो कितनी होती है। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल L इंटू डब्ल्यू, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। जो इसकी लेंथ है और विड्थ है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लेंथ कितनी है 20 मीटर और विड्थ कितनी है 15 मीटर, दोनों आ गए। तो 20 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0 ये रहा, और 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। ये 0 ऐसे कैसे और 15 को 2 से किया तो 30 मीटर। अब देखो मीटर से मीटर भी तो होगा, मीटर और मीटर दोनों भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये होगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका राइट 300 मीटर स्क्वायर। ये जो इसका एरिया आएगा ये 300 मीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। एक PQRS अपने पास में क्या है, पैरेललोग्राम है, और उसके हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब हो गया एक तरह से खेत है अपने पास में, ये एक पूरा खेत है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमें क्या करनी है, इसमें तार बाउंड्री करनी है, पूरी तार बाउंड्री करनी है इसमें, ताकि कोई जानवर, पशु, आवारा पशु इसमें घुसकर अपना फसल का नुकसान ना कर दे। इसमें मान लो फसल उगाए रखी है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेकर इतना बाउंड्री लोगे, फिर इतना तार, फिर इतना इतना। और पैरेललोग्राम में मैंने बताया आमने सामने की आपकी क्या होती है, इक्वल। अगर ये 12 है तो ये भी कितनी होगी 12, और ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। अब पूरी हो जाएगी, तो यहाँ से देखो 12 और 12, 7 और 7, यही तो पूरा होगा। यहाँ से लाओगे आप और यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ और यहाँ तक, तो ये पूरा आपस में जुड़ जाएगा, सारा ऐड हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का जो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 19 है, इस 19 का आंसर हो जाएगा हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये वाला, इसने दे रखा है PQRS। ये 12 हो गया, ये 7 हो गया, ये 12 हो गया और ये 7 हो गया। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और मीटर है तो
मीटर। अब क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है तो हम सेंटीमीटर के हिसाब से ही चलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने अभी बताया, तो यहाँ से पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस और प्लस एस पी, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछ रहा है ना, पेरीमीटर होता है परिमाप, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। ये पेरीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हो सॉल्व। 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 होगा यहाँ पर 7। अब सभी को ऐड कर दोगे ना तो ऐड होने पर हो जाएगा ये 12 प्लस 7 हो गया 19, और ये भी 19, तो 19 प्लस 19 कितना हो जाएगा 38, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर वगैरह नहीं लगेगा, कहीं आप 4 लगा दो ये नहीं लगेगा, पेरीमीटर में नहीं लगता, सिर्फ एरिया में लगता है। वो जब एरिया फाइंड करते हैं तब लगता है वो। तो इस चीज़ का आप कॉमनली ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ सेंटीमीटर आएगा। जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बनाता है, और जुड़कर क्या होता है उसी रूप में ऐड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what will the total sum total sum of adjacent angle and linear angles। हमें क्या करना है, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर एंगल्स का क्या बताना है, सम बताना है, टोटल सम बताना है दोनों को। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लीनियर एंगल क्या होता है और एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल। और क्या पूछ रहा है, टोटल सम बताना है एडजेसेंट एंगल और लीनियर एंगल्स का। तो मैं यहाँ दोनों को ऐड कर देता हूँ। टोटल का मतलब होता है ऐड करना, ये मैंने कर दिया लीनियर एंगल्स। अब आपको पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है और लीनियर एंगल क्या होता है। अब एडजेसेंट एंगल अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जब बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम बताया था, जब ये मैंने बताया कि पास पास वाले कोण की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है। देखो ये पास पास वाले कोण, ये वाले पास पास, ये वाले पास पास और ये वाले पास पास, तो ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं आसन कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं आसन कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इनकी वैल्यू होती है 1 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इसको लिख भी सकता हूँ 180 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री नहीं, आसन कोण। तो इनकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। आसन कोण की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। क्यों, अभी मैंने बताया ना आपको, दोनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। वैसे ही लीनियर एंगल्स का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोण। तो एक जो लाइन होती है सीधी, तो इसके ऊपर बनने वाला कोण ये वाला होगा। और अगर आपको पता हो तो एक पूरे सर्किल के अंदर, पूरे वृत्त के अंदर जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो 360 डिग्री का बनता है। 360 का बनता है। अब इसको देखो आधा काट दोगे आप यहाँ से ऐसे, तो ये वाला एंगल बनना लीनियर एक रेखा के ऊपर, तो ये भी कितना बच जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा ना, आधा इधर आधा इधर, तो इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो 180 हो जाएगा। तो आधा इधर, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। इसको बोलते हैं रैखिक कोण, एक रेखा के ऊपर बनने वाला कोण। अब देखो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अपने को बताना है सिर्फ दोनों एंगल्स का सम कितना होगा जोड़कर ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल विथ फॉर्मूला। हमें क्या करना है, फॉर्मूला के साथ में क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का क्या करना है, टोटल सम बताना है। फिर से टोटल सम की बात आ गई। तो पहले तो आपको क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला से पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है विथ फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ विथ फॉर्मूला, तो हमें फॉर्मूला के साथ में बताना है पहली बात तो ये। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल, पहले तो अपने पास में क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है एक। अब मैं ये क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, और इसके इंटीरियर एंगल्स भी पूछ रहा है और एक्सटीरियर एंगल्स भी पूछ रहा है। तो ये वाले तो हो जाएंगे इसके एक्सटीरियर एंगल्स, और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बन जाएंगे इंटीरियर एंगल्स इसके। तो पहले तो अगर आपको पता हो तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो चारों अंदर के कोण होते हैं इंटीरियर एंगल्स को बोलते हैं आंतरिक कोण।
क्या बोलते हैं, INTERIOR। इंटीरियर को बोलते हैं आंतरिक कोण, और एक्सटीरियर को बोलते हैं बाह्य कोण या बाहरी। तो जो ये अंदर वाले कोण बन रहे हैं ना, ये तो इंटीरियर, और एक्सटीरियर कौन से है, जो ये बाहर वाले कोण बन रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। जो इनको नाम दे देता हूँ, बाहर वाले को मैं नाम दे देता हूँ X Y Z, और यहाँ पर अपन मान लेते हैं WX YZ, और अंदर वाले को नाम दे देते हैं ABCD। तो हमें क्या करना है, एक तो ABCD का टोटल सम बताना है, और एक बताना है WX YZ का टोटल सम बताना है। और फॉर्मूला के साथ, तो फॉर्मूला का आपको आंतरिक कोणों का फॉर्मूला पता हो। सबसे पहले तो हमें कोई सा भी पॉलीगन, इसको बोलते हैं पॉलीगन, पॉलीगन बोलते हैं इसको, बहुभुज। देखो पॉलीगन किस किस को बोलते हैं, ऐसा डायग्राम जो 3 या फिर 3 भुजाओं से मिलकर बना हो और बंद आकृति हो, ऐसी डायग्राम जो कम से कम 3 साइड्स हो, कम से कम उसमें 3 साइड हो, और वो कैसी हो, क्लोज फिगर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो ये वाला एक डायग्राम है पास में, ट्राइंगल। ये भी क्या है, कम से कम 3 एंगल है और 3 साइड है, सॉरी, और क्या है, क्लोज फिगर है, देखो बंद है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। ये भी एक पॉलीगन हो जाएगा। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया अपने पास में क्वाड्रिलेटरल अपना, तो ये भी 4 साइड हो गई इसके अंदर, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी पॉलीगन है। इसके बाद में जितने भी आएंगे, ये पेंटागन आ गया, ये भी एक क्लोज फिगर है, इसको बोलते हैं पेंटागन। ये क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं ट्राई एंगल, मतलब 3 कोण है इसमें। ये क्वाड्रिलेटरल मतलब इसमें 4 भुजाएं, इसको बोलते हैं पेंटागन, इसमें 5 भुजाएं। इसके बाद में ऐसा चलता जाएगा फिर रेगुलर। ये हो गया 6 साइड, 1 2 3 4 5, 6 साइड को बोलते हैं हेक्सागन, इसको बोलते हैं हेक्सागन। इसके बाद में बात करो आप तो 7 साइड्स वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे 7 वाला हो जाएगा, उसको बोलते हैं हेप्टागन। ऐसा चलता रहेगा। फिर ऑक्टागन, नेनागन, डेक्सागन, 10 तक चलता रहेगा, आगे भी चलते हैं, तो इन सभी को हम पॉलीगन बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे इंटीरियर एंगल्स की, जो कोई सा भी पॉलीगन होता है, इनमें से कोई सा भी पॉलीगन हो, चाहे से कोई सा भी हो, इनमें से कोई से भी पॉलीगन के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन। कोई सा भी बहुभुज होता है ना, उसमें जो आंतरिक कोण होते हैं चारों, उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना। इसके भी निकाल सकते हो, इसके भी, किसी के भी आप टोटल सम निकाल सकते हो आंतरिक कोणों का, अंदर वाले कोणों का। तो अपने को इस वाले का निकालना है, अपने पास में क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, फॉर्मूला से निकालना है। तो देखो n बराबर होता है यहाँ पर n इज नंबर ऑफ साइड्स की, मतलब उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं का नंबर होता है, भुजाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो n कितने अपने पास में, इसमें क्वाड्रिलेटरल में कितनी आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2 इंटू 180 हो गया। तो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो ये तो हो गया इंटीरियर एंगल्स। और इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या करना था, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताना था। तो इंटीरियर हो गया अपने पास में 360, ये क्या हो गया अपने पास में, इंटीरियर एंगल्स हो गया, प्लस अपने को अब क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताना है इस क्वाड्रिलेटरल में। इस वाला ये अपना क्वेश्चन था, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। अब बात करते हैं, कोई सा भी पॉलीगन हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम आप निकाल सकते हो ऐसे। अब बचे एक्सटीरियर एंगल्स, इनमें भी तो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे ना। देखो इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको यहाँ बढ़ा दिया और इसको यहाँ बढ़ा दिया, तो इसमें भी तो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए ना। इसमें इसी प्रकार इसमें भी होते हैं, इसमें भी, सभी में एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स चाहे से कोई सा ही पॉलीगन हो, आप ध्यान रख लेना, एक्सटीरियर एंगल्स किसी में भी कोई सा भी पॉलीगन हो, सभी में कितना होता है, 360 डिग्री होता है सभी में। एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सटीरियर एंगल्स की, बाह्य कोणों की, सभी में, इन सभी में क्या होता है, 360 डिग्री ही होता है। और इंटीरियर एंगल्स आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया, सभी में अलग अलग आएगा। जिसमें ट्राइंगल में होता है 180,
इसमें होता है 360, इसमें हो जाएगा 540, इसमें हो जाएगा 720। आप फॉर्मूला से निकाल कर देखना, ये सारे फॉर्मूला से आएंगे। 720 डिग्री, ये 540 डिग्री, ये सब फॉर्मूला से आएंगे, इस फॉर्मूला से। इनमें सब में इंटीरियर एंगल्स बता रहा हूँ, जो वाले एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स है। समझ में आ गया। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट द टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। तो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का क्या बताना है, सम बताना है टोटल। और किससे बताना है, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला हमने लगा ही दिया, और ये इंटीरियर एंगल्स हो गए और ये एक्सटीरियर एंगल्स। तो दोनों को ऐड कर दो यहाँ से, 360 और 360 दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दैट आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप कहीं कंफ्यूज है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आप वीडियो को एक बार पॉज करके पीछे जाकर दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है फाइंड का मतलब अभी क्या करना है, सोल्व करना है, ढूंढना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। पूरा मेरे को इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस का 1/6 इंटू 3/2 प्लस का 1/14 इंटू 2/5। चलिए ये अपनी इक्वेशन हो गई, इसको यहीं रहने देते हैं क्वेश्चन को। अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसा कोई सा भी इक्वेशन दिख जाए, तो सबसे पहले अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ऐसे इक्वेशंस के अंदर हम इसको हटा देते हैं, प्रॉब्लम कर रहा है। और ये 1 मिनट में आपको शॉर्ट बता देता हूँ। अब सही रहेगा ये वाला, और अपना ये पेपर भी इधर आ जाएगा आराम से। ये आ गया अपना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था। अब देखिए मैं पहले तो आपको बताऊं, जैसे ऐसा कोई सा भी इक्वेशन हो, तो उस इक्वेशन के अंदर अगर हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ऐसा कोई सा भी इक्वेशन देखते हैं हम, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करना रहता है। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हो हम, कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये वाला कोष्टक का साइन है। कोष्टक सॉल्व करते हैं, छोटा वाला, फिर उसके बाद में बड़ा वाला, और फिर उसके बाद में ये होता है सबसे बड़ा वाला। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। ये 3 प्रकार के कोष्टक। फिर उसके बाद में हम सोल्व करते हैं ऑफ को। ऑफ का मतलब होता है का, की, के, कुछ भी हो सकता है। जैसे 5 का 3/2 ये हो गया, या फिर इसको इंग्लिश में लिख दे 5/3/2 ऐसे, है ना। तो ये सॉल्व होता है। फिर उसके बाद में होता है हमारे पास में डिवाइड वाला, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद में प्लस और माइनस में जो आपकी इच्छा हो वो आप सॉल्व करते हो। तो ये वाला हमारा सीक्वेंस हो गया सॉल्व करने का। इसको बोर्ड मास भी बोल सकते हैं अपन, शॉर्टकट अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास बोलते हैं। जैसे बोर्ड मास से हो गया ब्रैकेट सॉल्व करते हो, और से हो गया आपके पास में ऑफ, ब्रैकेट में तीनों आएंगे, है ना। फिर डी से हो जाएगा आपके पास में डिवाइड, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड। एम से हो जाएगा अपने पास में मल्टीप्लाई, ये वाला। और ए डबल एस गलत लगा, एड से हो जाएगा एडिशन, और एस से हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, मतलब प्लस और माइनस। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो आप इसको बोर्ड मास रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको याद में रख सकते हो अगर भूल जाते हो। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोबारा से। तब सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। तो देखो मैं ब्रैकेट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3/7 माइनस का 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/15। अब देखो अपने पास ब्रैकेट हमने सोल्व कर दिया, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, और ये माइनस का साइन यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ गया। अभी इसके बाद में हम सोल्व करेंगे, ना तो हमारे पास में ये है, ना ये वाला, ना ऑफ है, ना ही अपने पास में क्या डिवाइड है। इसमें डिवाइड कहीं नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई ही सोल्व होगा। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई है, तो या तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे रख सकते हो, या फिर इसको काट सकते हो आप। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 होता है। 2 की डबल 1 टाइम और 7 टाइम। तो ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ से 2 5 माइनस 3/7 माइनस 1/6 इंटू 1 मिनट, एक ये भी अपने पास में, तो ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। हम ये गलत लिख दिया हमने, भूल गए थे, इसको देखा नहीं। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा
6 हो जाएगा ये यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब दोबारा सोल्व कर दो इसको, 2/5 माइनस का 3/7 और माइनस का साइन है। देखो ऊपर तो 1 बचा, ये 1 आ जाएगा और नीचे देखो 2 ये रहा और 2 ये रहा, 2 टाइम कट गया ना, 3 से 3 एकम 3, 3 2 नीचे, मतलब 2 टाइम्स कट गया 2 से, तो 2 2 हो जाएगा अपने पास में 4 प्लस का साइन। यहाँ पर देखो 1 × 1 = 1 और यहाँ पर 7 × 5 है, 7 × 5 है तो हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या लेना है, अब एलसीएम लेना है हमें। अब एलसीएम लेकर सोल्व करना है। प्लस माइनस आ गया तो आप किसी को सोल्व कर सकते हो, पहले तो अपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, एलसीएम देखो यहाँ से 5 है, यहाँ से 7 है और इसी को हमने मल्टीप्लाई किया 7 × 5 तो 35, इन दोनों का तो ये हो जाएगा। अब बचा ये दोनों, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई लेना है, वो सॉरी एलसीएम लेना है हमें। तो एलसीएम देखो 35 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, दो ही तो नंबर है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका एलसीएम हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। या फिर आप एलसीएम ले भी सकते हो, यहाँ से इसमें जाएगा 5 का 7 टाइम 4, फिर 7 का दे दो 1 4 और 4 का दे दो, देखो 1 और 1 वापस 35 × 4 आ गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 35 और × 4 ये आ गया। तो जब 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अपने पास में 140, 140 आ जाएगा। तो अब इनका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास में 140। अब देखिए कैसे करना आपको, इस 5 का कितने टाइम जाता है 140 में, ये देखना मैं 5 का टेबल बोलो और 140 तक, या फिर डिवाइड करके देख लो यहाँ से आप ऐसे 140/5। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो देखो 2 टाइम गया, 4 बचा 8, तो 28 टाइम गया। और फिर 28 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा, माइनस का साइन है। अब देखो 7 का कितनी टाइम जाता है, 7 का 14 में जाता है 2 टाइम और 0 आ गए तो 20 टाइम जाएगा यहाँ से। और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 60। 4 का जाएगा कितनी टाइम 35, अभी अभी तो दिया है ना, इसको रिवर्स कर दो, तो इसमें जैसे 4 का देकर देख दो ऐसे, तो जो हो जाएगा 35 टाइम। तो 35 को 1 से करोगे तो 35 प्लस का साइन, और 35 का कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, अभी अभी हमने किया ना यहाँ पर। तो 35 का जाएगा 4 टाइम और 4 को 1 से करोगे तो 4। अब देखो ये 56 प्लस का, ये 4 प्लस का, तो कितना हो गया 60 हो गया प्लस का, ये माइनस का 60, ये माइनस का 35/140। तो देखो 60 से 60 कट गया, प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यार 60 से 60 कट गया, बचा क्या अपने पास में 35/140। अब देखो दोनों को काट दो, 35 अभी अभी तो हमने किया ना ये, तो 35 1 जा 35 और जाएगा 4 टाइम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 1/4। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो आप रिवर्स करके पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 रैशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4 के बीच में हमें क्या करना है, 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, है ना। तो देखिए रैशनल नंबर की आपको मैंने डेफिनेशन फर्स्ट वीडियो में बता दी है, पार्ट फर्स्ट में, वहाँ देख लेना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3/5 एंड 3/4 इन दोनों के बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं, 10 रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हो। सबसे पहले हम क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, इन दोनों को देखना है। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाला तो सेम ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें नीचे वाले को देखना है, हर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है और सेम करना है। यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर क्या है 3/4 है और 3/5 है। अब इन दोनों को सेम करना है। इन दोनों को मैं सेम करने के लिए क्या करूँगा, जैसे मैं इसको क्या करूँ, इसको 100 बना लूँ और इसको भी 100 बना लूँ। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 चाहिए ना, 10 चाहिए तो थोड़ा बड़ा नंबर लेना अपने को। 20 10 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 कितना भी ले सकते हो, लेकिन बड़ा नंबर, ज़्यादा नंबर चाहिए तो बड़ा ही लेना होगा आपको, इसलिए मैंने यहाँ 20 कर दिया। अब इसको 100 बन जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 60/100। 3 को 2 से 6, 5 to 10 0 0, यहाँ से ये हो जाएगा 25/25। देखो ये कट कर 1 हो जाएगा, ये कट कर 1 हो जाएगा, वापस वैल्यू वही आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आ जाएगा और 24 को
25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। तो अपने पास में ये नंबर आ गए दोनों 60/100, 75/100। तो इनके बीच में आप 10 रेशनल नंबर इजीली बता सकते हो। देखो 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, ये चलता जाएगा। 67/100, 68/100, 69/100 और ये 70/100। तो 10 रेशनल नंबर हो गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी बता सकते हो आप, टोटल 14 नंबर बता सकते हो। ना तो ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, इनके बीच वाले नंबर काउंट होंगे, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। तो इनके बीच में पूछ रहा है ना, दोनों के बीच में, बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच में, तो हमें ये वाला नंबर ही बताने। तो टोटल 14 नंबर हो जाएंगे, हमें तो 10 ही बताना है, इसलिए मैंने यहाँ बड़ा नंबर लिया था। आप इसको 15 भी ले सकते हो, लेकिन लेना ऐसा कि जो हर वो अपना नीचे वाला वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो ऐसा नंबर लेना जो दोनों सेम हो जाए, ऊपर वाला चाहे से सेम नहीं हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें पूछ रहा है कि एक ग्रैंडफादर, एक दादाजी क्या है, वो क्या 10 टाइम्स ओल्डर है देन हिज ग्रैंडसन। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, ग्रैंडसन मतलब उसके पोता, और ये ग्रैंडफादर, ये उसका दादाजी हो गया, ये दादा और ये उसका पोता हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इसका ग्रैंडसन है उसकी एज मान लेते हैं हम, एक्स है, इसकी एज क्या है, एक्स है। तो दादा कितना हो गया इससे, 10 टाइम्स लिखा हुआ ना, 10 टाइम्स ओल्डर, तो 10 गुना हो गया, तो दादा ही बड़ा होगा, बड़ा तो ये हो ही नहीं सकता ना, पोता थोड़ी बड़ा हो सकता है, दादा ही बड़ा होगा, ग्रैंडसन छोटा ही रहेगा हमेशा। तो ग्रैंडसन एक्स और ये 10x। अब उसके बाद में पूछ रहा है ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, वो क्या उससे 54 साल भी बड़ा है। तो इससे कितना साल बड़ा है, 54 ईयर्स। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये x है, इससे कितना बड़ा है, 54 ईयर्स बड़ा है। ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसकी एज इतनी हो गई, इससे 54 ईयर्स बड़ा है। और किसके इक्वल में आ रहा है, देखो किसके इक्वल में आ रहा है, 10x के, दादा की यही तो एज है 10x। ये 54, अगर इसके अंदर 54 ऐड कर देंगे तो दादा की एज के बराबर आ जाएगा ना। देखो ये बोल रहा है कि ये वाला x और 10x। अब ये बोल रहा है कि ग्रैंडफादर कितना है, 54 ईयर्स ओल्ड है। तो मैं अगर ग्रैंडफादर की 54 ईयर्स इसमें ऐड कर दूंगा ग्रैंडसन में, तो दोनों की इक्वल हो जाएगी एज, बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से आगे चलते हुए हमारे पास में इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से 54 इज इक्वल टू 10x, ये देखो ये RHS ये LHS। तो हम क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे, तो हमारा x है 10x वाला, ये x है, तो इसको उठाकर यहाँ ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो 54 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, 9x, 10 में से 1 जाएगा तो 9 नहीं तो बचेगा x। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालते दादा की भी आ जाएगी और पोते की भी आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, 9 का डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 54/9 इज इक्वल टू x। और जब 9 की टेबल बोलोगे तो ये जाएगा 6 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमारा जो ग्रैंडसन है उसकी एज कितनी है, 6 ईयर्स ओल्ड है वो, और उसका जो ग्रैंडफादर है दादा है वो कितना है, 10 × 6, क्योंकि 10x है ना, x की वैल्यू 6 आई है, तो हो जाएगा 60 ईयर्स ओल्ड। तो जो सन है वो 6 ईयर्स है और जो ग्रैंडसन है वो कितना है, 60 ईयर्स ओल्ड है, 6 और 6। और देखो दोनों में डिफरेंस भी 54 का रहा है जैसा आपने इक्वेशन में दिया हुआ है, और दोनों क्या है, ये x और ये 10x हो जाएगा। तो ये वाला था ये क्वेश्चन। आई होप दैट आपको इजीली समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है 3y + 4/2y + 6, और ये किसके इक्वल है, 2/5 के। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू बतानी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3y + 4/2 + 6y इज इक्वल टू 2/5। यही है हमारा क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करते चलिए। तो देखिए कभी भी आपको जब ऐसा दिख जाए a/b/c/d ऐसी फॉर्म में दिख जाए c/d, तो हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे a b c d, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इससे कर दो और इसको। तो देखिए मैं 5 को करूँगा यहाँ से पहले मल्टीप्लाई,
5 को मैंने 3 से किया तो 15 और y साथ में तो y। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, y साथ में तो y, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। सेम यही होगा। 2 को 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। 2 को 6 से करोगे तो 12 और y साथ में तो y। अब क्या करो, y को एक तरफ कर लो और ये नंबर्स को एक तरफ कर लो। तो यहाँ से 15y को इस तरफ रख लेता हूँ मैं और इस 12y को उठाकर इधर लाते हैं। पक्षांतरण करने पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर प्लस का 12y है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 12y। देखो 4 अपने पास में था यहीं, इस 20 को यहाँ से उठाओगे इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 20। तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3y। y साथ में तो y आएगा ना, और 15 में 12 जाएगा तो 3, और 4 में से 20 तो ज़्यादा नहीं जाता तो क्या होगा माइनस में 16, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस लग जाएगा। तो y इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास में माइनस का 16/3। ये क्या होगा, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाता है जब कभी भी मल्टीप्लाई में होता हो। तो 3 को 5 से करोगे 15 आ गया, 5 को 4 से करोगे 20 आ गया, 2 को 2 से करोगे 4 आ गया, और 2 को 6 से करोगे तो 12 आ गया। उसके बाद में कुछ नहीं करना आपको, y को एक तरफ करना और नंबर्स को एक तरफ। तो y को मैं उठाकर इधर ले आया तो ये माइनस में हो गया, प्लस से ट्रांसफर करने पर माइनस हो जाता है। पक्षांतरण बोलते हैं, यहाँ पर लिख दो ट्रांसफर करने पर, ट्रांसफर, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो आप पक्षांतरण करने पर, मतलब उसके पक्ष का अंतरण। पक्ष बोले तो ये राइट हैंड हो गया, राइट हैंड साइड दाया पक्ष, और ये हो गया LHS बाया पक्ष, LHS RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं दाया पक्ष और इसको बोलते हैं बायां पक्ष। तो यहां से कुछ नहीं करना, फिर ये 20 साइड आएगा तो ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस। फिर 15 में 12 जाएगा 3 बचेगा, और 4 माइनस 20 16, लेकिन कैसा माइनस का। और यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस का 16/3। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अपना। क्वेश्चन नंबर 25 में एक डायग्राम दिया हुआ है हमें, और उसमें क्या बताना है, x और y की वैल्यू बतानी है, और दिया हुआ कि जो डायग्राम है वो क्या है पैरेललोग्राम है। ये देखिए, यहां से देखिए, अब ये क्या है पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या है r और n क्या है, r n और s, ये क्या है डायगोनल है। डायगोनल को बोलते हैं हिंदी में विकर्ण। ये क्या है इसके विकर्ण है। और पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टीज होती है, दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, और पास पास वाले कोण का क्या होता है 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल होते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। उसके बाद में एक और प्रॉपर्टीज होती है जो इसके डायग्राम है वो क्या होते हैं आपस में इक्वली काटते हैं। मतलब ये वाला जो डायगोनल जा रहा है एस यू, वो आर एन को क्या कर रहा है दो भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार आर एन क्या कर रहा है, आर एन कर रहा है एस यू को दो भागों में डिवाइड। ये वाला है जैसे एस यू इसको दो भागों में बांट देगा, आधा इधर आधा इधर, वैसे ही आर एन इसको भी दो भागों में बांट देगा, आधा इधर और आधा इधर। तो मतलब इधर वाला बराबर और इधर वाला भी बराबर, और इधर वाला बराबर और इधर वाला बराबर। तो हम आर एन को देखें तो यह और लगा दूं मैं, तो आर एन हमारे पास में जाएगा आर ओ प्लस ओ एन, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आर ओ कितना अपने पास में, आर से ओ तक कितना है एक्स प्लस वाई, और ओ एन कितना है 16। लेकिन ये क्या कर रहा है आर एन है जो दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला और ये वाला कितना है बराबर। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 16 के, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। इसी तरीके से अगर एस यू को देखें हम, एस यू, तो एस यू हो जाएगा अपने पास में एस ओ प्लस ओ यू, यही होगा। और एस ओ की वैल्यू है अपने पास में 20 और ओ यू की वैल्यू है वाई प्लस 7। तो अगर फिर से दोनों को देखें तो दोनों क्या बराबर है, क्योंकि आर एन क्या कर रहा है दो भागों में बांट रहा है, इस वाला बराबर जितना होगा उस वाला इतना होगा, तो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से अपने पास में वाई प्लस 7 इक्वल टू क्या जाएगा 20 आ जाएगा। वाई प्लस 7 क्या जाएगा 20। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, वाई की वैल्यू क्या कर सकते हो इजीली निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया पक्षांतरण, यहाँ से ट्रांसफर करोगे किसको 7 को, ये देखो प्लस में, तो प्लस में तो उधर जाता क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। वेरी सिंपल। अभी इसी प्रकार अगर y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में 13 आ गई तो x की वैल्यू में निकाल सकते हो ना,
बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कितनी आ गई 13, y की वैल्यू अपने पास में 13 आ गई, ये 16 ऑलरेडी है ही, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 13, क्योंकि ये उठाकर इधर आएगा ना, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। और ये आपको जब क्वेश्चन करो तो उसमें लिखना आपको कि दोनों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर बांटते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर काटते हैं। जैसे ये वाला इस वाले को 2 बराबर भागों में काट दिया और ये वाला इस वाले को 2 बराबर भागों में काट दिया, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको आप इजीली कर सकते हो, आराम से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 26। अब 26 में भी हमें दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम कुछ ऐसे है ये, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ये डायग्राम, और ये अपने पास में R N U के, और कुछ ऐसे करके और ऐसे करके x की वैल्यू पूछा है यहाँ पर, और ये I C S E, ये वाला अपना क्वेश्चन है, और पूछा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फिगर, और ये वाला एंगल दे रखा है, इसमें x की वैल्यू बतानी है 120 है और ये 70 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू बतानी है इफ रिस्क एंड क्ल्यू आर पैरेललोग्राम्स। इसमें रिस्क और क्ल्यू अभी बताएंगे आपको, रिस्क और क्ल्यू कहाँ है, वो क्या है पैरेललोग्राम है इस डायग्राम में। तो मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, अपना क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, इसको साइड में कर लेते। ये वाला डायग्राम है, ये बोल रहा है रिस्क, देखो RISK, देखो ये वाला रिस्क ऐसे करके, ये वाला RISK हो गया रिस्क, RISK रिस्क, और यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास में कुछ ऐसे क्ल्यू, ये अपना क्ल्यू बन गया, क्या बन गया यहाँ से क्ल्यू, ULCE, देखो CLUE, ये क्ल्यू बन गया। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इसने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने पर ये पूरा डायग्राम बन गया, और बोल रहा है कि ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम है, उसमें बोल रहा है दोनों क्या है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो देखो इसमें ये वाला एंगल दे रखा है 120 और इसमें ये वाला दे रखा है 70, तो देखो पैरेललोग्राम में मैंने बताया आपको आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दोनों का सम कितना होता है 180, पास पास वाले का एडजस्टेड एंगल। तो ये वाला L अगर 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाला कितना हो गया 70। इसी तरीके से ये वाला 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि आमने सामने के एंगल क्या होता है पैरेललोग्राम में बराबर, तो I कितना हो जाएगा यहाँ पर पास में 120। अब I से हमें देखो यहाँ पर देखो, हम इस डायग्राम में देखो आप अच्छे से, इसमें नहीं तो आप क्वेश्चन में देखो अच्छे से, इस डायग्राम में जब देखोगे तो ये 70 है, ये 70 हो गया, और ये वाला S पता चल जाएगा, तो हम ट्राइंगल के हिसाब से ये एक ट्राइंगल बन जाएगा कुछ ऐसे करके, हमारे पास में कुछ ऐसे करके ट्राइंगल बन जाएगा ES, और यहाँ पर X है और इसको हम O मान लेते हैं यहाँ पर, तो ट्राइंगल बन जाएगा, देखो यहाँ पर इसमें बन जाएगा ना, यहाँ पर इसको O मान लेते हैं तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, और ट्राइंगल बन जाएगा तो इस वाले की वैल्यू हमें 70 पता है, अगर इस वाले की पता है तो ट्राइंगल के नियम से हम निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए S को फाइंड करते हैं। तो S को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कि एंगल I और एंगल S, एंगल I प्लस एंगल S, ये दोनों का क्या होता है 180 होता है। अब 180 क्यों होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल, और किस में होता है पैरेललोग्राम में। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आसन कोण, जो प्रॉपर्टीज हमने क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज बतानी। आसन कोण होते हैं पास वाले पैरेललोग्राम में, तो उनका सम होता है 180 डिग्री, जो आपको पहले बता दिया है। तो एंगल I की वैल्यू अपने पास में कितनी है 120, देखो 120 कैसे आया, क्योंकि आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, 120 है। एंगल S चाहिए अपने को, ये 180 हो गया, तो एंगल S बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, माइनस होगा ना, यहाँ से उठकर इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल S बराबर हो जाएगा अपने पास में 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से एंगल S कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसमें भी कर सकते हो आप क्वेश्चन में। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें एक ट्राइंगल हमारे पास में, अब आप उस ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, अब हमारे पास में क्या है एक ट्राइंगल है,
और ट्राइंगल देखो ऐसे है, ये वाला ट्राइंगल हमारे पास में, ये कुछ ऐसे करके ट्राइंगल है, ये ओ है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर अपने पास में 70 और यहाँ पर है 60, ये है एस और ये है ई, ये वाला ही है। तो इस ट्राइंगल में हमें क्या करना है, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल में पहले तो आपको ये कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल्स, कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम कितना होता है। तो टोटल सम होता है 180 डिग्री ट्राइंगल में, जो इंटीरियर एंगल्स है उसका। अदरवाइज आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो n-2 इंटू 180। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, तो साइड का नंबर कितना है 1 2 3, ये पूरा मान लो इनको, ये आपको समझाने के लिए बताया था, ये पूरा का। तो 1 2 3, तो 3 - 2 इंटू 180, तो 3 से 2 जाएगा तो 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 180 से, तो कितना जाएगा 180। तो यहाँ पर एंगल ई प्लस एंगल एस और प्लस एंगल एक्स, ये तीनों मिलकर कितना बनाएंगे 180 बनाएंगे ना। एंगल ई की वैल्यू अपने पास में 70 डिग्री, एंगल एस की वैल्यू अपने पास में 60 डिग्री, और एंगल एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो हम निकालेंगे अभी। अब देखो दोनों को ऐड कर दो, दोनों सेम है ना, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 130 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। एंगल एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, एक्स की चाहिए तो क्या करो 130 को उठाकर इधर ले जाओ, ये तो अपनी जगह है ही, राइट हैंड साइड RHS में है ही। एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो एंगल एक्स बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल एक्स बराबर 50 डिग्री। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 2। इसी के साथ हमारा अपना पेपर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 था ये, तो पूरे 26 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।